अशोक का इतिहास हमें कहाँ से ज्ञात होता है? अभिलेखों से। अशोक का इतिहास हमें कहाँ से ज्ञात होता है? अभिलेखों से। D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। किस अभिलेख में अशोक को खुद को मगध का राजा बताया है? भ्राहु अभिलेख में। किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया है? भ्राहु अभिलेख में। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोकवर्धन। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोकवर्धन। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य। शाहजगढ़ी का संबंधित राजा पेशावर यानी पाकिस्तान से। मनसेहरा जो है संबंधित राज्य है हजारा पाकिस्तान से। कलसी जो उत्तराखंड से। गिरनार जो गुजरात से। धौली और जौनगढ़ जो है उड़ीसी से। एरनगुड़ी राजुल मेंढागिरी जो है आंध्र प्रदेश से। सोपारा महाराष्ट्र से। रूपनाथ तथा गुर्जरा जो है मध्य प्रदेश से। सासाराम जो है बिहार से। भ्रऊ वैराट जो है राजस्थान से। मांसकी जो कर्नाटक से। और रौरा जो उत्तर प्रदेश से। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय। पहला शिलालेख में क्या है? इसमें अशोक का पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में मनुष्य व पशु की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा शिलालेख में हर 5 वर्षों में धार्मिक नियमों का वर्णन है। अशोक का पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में मनुष्य व पशु की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरा शिलालेख में हर 5 वर्षों में धार्मिक नियमों का वर्णन किया गया है। चौथा शिलालेख में इसमें मेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख में इसमें धर्म महामंत्रों की जानकारी है। पांचवा शिलालेख में उनके धर्म और महामंत्रों की जानकारी है। छठा शिलालेख में क्या कहा गया है? इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। 7वां व 8वां शिलालेख में इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 7वां और 8वां अभिलेख में जो है शिलालेख में इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वां शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट एवं सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख है। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 10वां शिलालेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख में इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 11वां शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख में इसमें स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन 5 यौवन राजाओं का उल्लेख है। 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। कौन बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो उपगुप्त ने। कौन बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? उपगुप्त ने। अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राजतरंगिणी से अशोक का कौन सा धर्म का अनुयायी पता चलता है? तो शैव धर्म का। कलहन के राजतरंगिणी से अशोक का कौन सा धर्म का अनुयायी पता चलता है? तो शैव धर्म का। अशोक किस लेख में आजीविकों का उल्लेख किया है? 7वें स्तंभ लेख में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र मोहम्मद और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण किया था? 84,000। अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण किया था? 84,000। और भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अशोक ने। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के लेख को 3 भागों में बांटा है। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? पादरेठी फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? पादरेठी फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। अशोक के अभिलेख पढ़ने से में सबसे पहली सफलता कब और किसको मिली थी? 1837 में जेम्स प्रिसेप को। अशोक के अभिलेख पढ़ने से सबसे पहली सफलता कब और किसको मिली? 1837 में जेम्स प्रिसेप को। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों में है।
अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। इसकी यह 6 अलग अलग स्थानों में है। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद में किले स्थापित कराया। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद में किले स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली टोपरा जो है स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ इस स्तंभ लेख में मेरठ से दिल्ली किसने लाया था? फिरोज शाह ने। दिल्ली मेरठ को जो है इस स्तंभ लेख को मेरठ से दिल्ली किसने लाया? फिरोज शाह ने। रामपुरवा यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्ल लायर ने की थी। रामपुरवा जो यह स्तंभ लेख चंपारण से बिहार में रामपुरवा जो है चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्ल लायर ने की। रामपुरवा की खोज 1872 ईस्वी में कार्ल लायर ने की, जो चंपारण बिहार में स्थित है। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र है। लौरिया नंदनगढ़ में चंपारण बिहार में है। इस पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? तो रानी का अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? रानी का अभिलेख। अशोक को कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां अभिलेख। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख क्या है? रूमीदेही। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख क्या है? रूमीदेही। किस शिलालेख में कहा जाता है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे? प्रथम पृथक शिलालेख में। किस शिलालेख में कहा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें मंत्रियों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षक अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। महामात्र की संख्या 18 है। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता है। चर जासूस को अर्थशास्त्र में चर जो है जासूस को कहा जाता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को क्या कहा जाता है? चक्र। प्रांतों को चक्र कहा जाता है। प्रांतों का प्रशासक कुमार या राजपूत या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का प्रशासक कुमार या राजपूत या राष्ट्रीय कहलाते थे। किसने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है? जस्टिन। किसने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा? जस्टिन ने। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी कहलाता है नायक। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता था? सेनापति। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सरपर नामक अमात्य के अधीन था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सरपर नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता है। सरकारी भूमि को स्वीकृत भूमि कहा जाता है। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृ कहा जाता है था। मौर्य काल में द्रोण अनाज को माप के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश को विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किस कश्मीर के राजा से सहायता प्राप्त की? प्रवर्तक से। नंद वंश के विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किस कश्मीर के राजा से सहायता प्राप्त की? प्रवर्तक से। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? 137 वर्षों। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? 137। भागवत पुराण में 137 वर्षों तक। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? 10। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? 10। वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? 9। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में किसने की थी? इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। बृहद्रथ की हत्या जो 185 ईसा पूर्व में किसने की थी? इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। अशोकाराम बिहार के पाटलिपुत्र में था। मौर्य प्रांत और राजधानी उत्तरापद तक्षशिला। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र के उज्जैनी। कलिंग के राजधानी तोसली। दक्षिणापद के सुवर्णगिरी। प्रांसी के पूर्वी प्रांत के पाटलिपुत्र। ब्राह्मण साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी, वह किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का।
शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की विदिशा में। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की विदिशा में। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया। पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में किसने कर दी। वासुदेव ने। वासुदेव ने मगध की गद्दी पर किस वंश की स्थापना की। कन्नौ वंश की। वासुदेव ने मगध की गद्दी पर किस वंश की स्थापना की। कन्नौ वंश की। कन्नौ वंश का अंतिम राजा कौन हुआ। सुशर्मा। कन्नौ वंश का अंतिम राजा कौन हुआ। सुशर्मा। सातवाहन सिमुक। सातवाहन वंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्रवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित किया। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक है सिमुक, सतकर्णी, वरिष्ठी पुत्र पुलुवामी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ, एक राजसूय यज्ञ किया। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणवंत थे। हाल एवं गुणवंत ने बृहत कला नामक पुस्तकों की रचना की। हाल एवं गुणवंत ने बृहत कला नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन ने अपने सिक्के ढालने के लिए उसे जिस शिष्य का स्मरण करते थे वह श्री राम से मंगाया जाता था। सातवाहनों ने अपने सिक्के ढालने के लिए जिस शिष्य का स्मरण करते थे वो राम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि दान और प्रथा सर्वप्रथम सातवाहनों से ही शुरू हुआ। ब्राह्मणों को भूमि दान प्रथा जो है सातवाहनों से ही शुरू हुआ। भूमि दान सातवाहनों के नाना घाट बिलिक से मिलता है। भूमि दान सातवाहनों के नाना घाट से बिलिक से मिलता है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहनों में मातृसत्तात्मक ढांचों का आभास मिलता है। सातवाहनों में मातृसत्तात्मक ढांचों का आभास मिलता है। कार्ले का चैत्य, अजंता एवं अरोरा की गुफा, अमरावती कला की विकास सातवाहनों की कृतियों से हुआ। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। चेदी राजवंश, जिसको कलिंग राजवंश। अशोक के मृत्यु के बाद कलिंग ने चेदी राजवंश का उदय हुआ। अशोक के मृत्यु के बाद कलिंग पर चेदी राजवंश का उदय हुआ। चेदी वंश की राजधानी किस अभिलेख में मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख में। चेदी वंश की राजधानी की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है तो हाथी गुफा अभिलेख में। चेदी वंश का प्रतापी राजा कौन था। खारवेल। चेदी वंश का प्रतापी राजा खारवेल था। चेदी वंश का राजधानी किस अभिलेख में मिलती है तो हाथी गुफा अभिलेख में। खारवेल किस धर्म का अनुयायी था तो जैन धर्म। खारवेल किस धर्म का अनुयायी। जैन धर्म का। भारत में यवन राज। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। डेमेट्रियस ने किसको अपनी राजधानी बनाया तो साकल को। डेमेट्रियस ने किसको अपनी राजधानी बनाया साकल को। मिनांडर ने नागसन नागनुर से किस धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म की। मिनांडर ने नागसन से नागनुर से किस धर्म की दीक्षा ली तो बौद्ध धर्म से। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर और पुस्तक के रूप में किस संग्रहित है जिसका नाम है मिलिंद पानो या मिलिंद ग्रंथ। प्रश्न कौन से शासक से पता चलता है कि भारत में कौन से सिक्के किस राजाओं के हैं तो हिंदू यूनानी। किसने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। हिंदू यूनानी ने। किसने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे हिंदू यूनानी ने। भारत में गंधार कला का किस आर्ट का उदाहरण है हेलेनिस्टिक आर्ट का। भारत में गंधार कला किस आर्ट का उदाहरण है हेलेनिस्टिक आर्ट। शक जो है यूनानियों के बाद शक आए थे। यूनानियों के बाद शक आए। शकों का 5 शाखाएं थी। हर 5 शाखाओं की राजधानी भारत और अफगानिस्तान थी। शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखाओं की राजधानी भारत और अफगानिस्तान थी। प्रथम शक राजा मोह था। प्रथम शक राजा जो है वो मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। चारागाह की खोज में भारत आए थे। शक जो है मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। चारागाह की खोज में भारत आए थे। शकों ने भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदमन प्रथम था जिसका कार्यकाल 130 से 50 गुजरात के बड़े भाग में था। रुद्रदमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था।
भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई या पहलव वंश। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडू फर्निस था। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई शासक जो है गोंडू फर्निस था। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडू फर्निस था। किसके काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था? गोंडू फर्निस के। किसके काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने आया था? गोंडू फर्निस के काल में। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान कहाँ था? ईरान। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। कुषाण। पहलव के बाद कुषाण आए। कुषाण वंश के संतान कौन थे? कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश के संतान कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश की प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। शक संवत किसने चला? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। शक संवत किसने चला? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया। चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए। कनिष्क का उत्सव राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। चरक ने चरक संहिता की रचना की। चरक ने चरक संहिता की रचना की। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कौन कहलाता है? चरक। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कौन कहलाता है? चरक। महाविभाष सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। महाविभाष सूत्र की बौद्ध धर्म का प्रचार महाविभाष सूत्र ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभाष सूत्र ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क का राजकवि कौन था? अश्वघोष। कनिष्क का राजकवि कौन था? अश्वघोष था। कनिष्क का राजकवि कौन था? अश्वघोष। कनिष्क का राजकवि कौन था? कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। अश्वघोष ने बौद्धों को अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। अशोक ने ही बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। भारत का आइंस्टीन किसे कहता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। नागार्जुन का पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत इसी में है। नागार्जुन का पुस्तक है भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन का पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, सापेक्षता का सिद्धांत इसी में है। कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 102 ईस्वी में। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासन? कनिष्क के शासनकाल में। गांधार शैली और मथुरा शैली किसके काल में विकास? किसके शासनकाल में विकास हुआ? मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में? कनिष्क के। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क। गांधार कला के लिए प्रसिद्ध है तक्षशिला। गांधार कला के लिए प्रसिद्ध है तक्षशिला। गांधार कला के लिए प्रसिद्ध है तक्षशिला। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले प्रसिद्ध शासक कौन है? कुषाण। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले प्रसिद्ध शासक कौन है? कुषाण। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले प्रसिद्ध शासक कुषाण है। रेशम मार्ग का आरंभ किसने किया था? किसने कराया था? रेशम मार्ग का आरंभ किसने करा था? कनिष्क ने। रेशम मार्ग का आरंभ किसने करा? कनिष्क ने। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो चीन में। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला में। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। संगम युग। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज था। चोल राज्य का सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। चोल राज्य का सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण धर्म का मतानुयायी था। करिकाल जो है ब्राह्मण धर्म का मतानुयायी था। संगम काल में समय बचाने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था।
संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता है। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता है। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ। बेल्लार वर्ग का मुख्य पेशा कृषि कर्म था। बेल्लार वर्ग का मुख्य पेशा कृषि कर्म था। बेल्लार वर्ग का मुख्य पेशा कृषि कर्म था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनीगर कहा जाता है। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनीगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। संगम साहित्य में चावल मुख्य खाद्यान्न था। संगम साहित्य में चावल मुख्य खाद्यान्न था। संगम काल में लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। संगम काल में लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। संगम काल में मुख्य खाद्य जो था वो चावल था। संगम काल में समाधियों पर पत्थर गाड़ने की प्रथा प्रचलित थी। संगम काल में समाधियों पर पत्थर गाड़ने की प्रथा प्रचलित थी। संगम काल में किसानों को बेलार तथा उसके प्रमुखों को बेलीर कहा जाता था। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण था क्या था? वस्त्र उद्योग। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? वस्त्र उद्योग। चोल वंश का प्रतापी राजा था अरिकमेडु। चोल वंश का प्रतापी राजा अरिकमेडु था। किस बस्ती में मनकी के निर्माण का कारखाना था? रोमन बस्ती। किस बस्ती में मनके के निर्माण का कारखाना था? रोमन बस्ती। पेरिप्लस में अरिकमेडु को क्या कहा जाता है? पेडो। पेरिप्लस में अरिकमेडु को क्या कहता है? पेडो। तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था? मुरुगन। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। 240 से 280 ईस्वी में गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। 240 से 280। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। 280 से 320 में श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। 280 से 320 में गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम कब गद्दी पर बैठा? 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम की शादी किससे हुई? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम की शादी किससे हुई? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। 319 से 320 में गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। 319 से 320 में चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त कब गद्दी पर बैठा? 335 में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कब गद्दी पर? 335 में। समुद्र किसका उपासक था? विष्णु का। समुद्रगुप्त किसका? विष्णु का। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त किसका उपासक? विष्णु का। समुद्रगुप्त विष्णु संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की हरिसेन ने। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का कब गद्दी पर बैठा? 380 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय कब गद्दी पर? 380। किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आए? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन। शकों पर विजय का उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस सिक्के का चलाए? चांदी के। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था? साब। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था? साब। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कौन हुआ? कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की कुमारगुप्त ने की। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी बीच। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित एक झील का पुनरुद्धार किया, जिसको हम सुदर्शन झील कहते हैं। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित एक किस झील का पुनरुद्धार किया? तो सुदर्शन झील का। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर किस झील का पुनरुद्धार किया था? सुदर्शन झील का। स्कंदगुप्त ने पारगदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने पारगदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। किसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में। किसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजा ने सर्वाधिक गुप्त मुद्राएं जारी किए सोने के।